हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बार फिर से आज लेकर आया हूँ 24 अगस्त ऑल 3 शिफ्ट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट का रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के एनालिसिस हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, तीनों ही शिफ्टों का जो क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं दोस्तों, उनका बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर की मैं आपको बताऊंगा। और स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम में दोस्तों ये क्वेश्चन आए हुए थे, चाहे जिसका भी एग्ज़ाम हो आप उससे दोस्तों मिलान कर लेना या पूछ लेना। बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर दोस्तों यही वीडियो में मिलेंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। इसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि हमारे चैनल और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों सबसे पहले कोई भी भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, करंट अफेयर की क्लासेज हो, आरआरबी ग्रुप डी एनालिसिस हो या और भी किसी एग्ज़ाम का एनालिसिस या और नोट्स पीडीएफ वगैरह हो, सबसे पहले मिलती हैं दोस्तों। चलिए आज की वीडियो में जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा वे शेयर करता हूं दोस्तों आपके सामने इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया। तो दोस्तों देखिए, पहले मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा, आगे आने वाली शिफ्टों में और भी पूछे जा सकते हैं। तो वर्तमान में अनुच्छेद 51A दोस्तों, पहले 10 मौलिक कर्तव्य हुआ करते थे दोस्तों, जो अनुच्छेद 51A के तहत आते थे। अब इसमें 11 वर्णित मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें 10 को 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था दोस्तों, जब जो 10 मौलिक कर्तव्य थे, जो मौलिक कर्तव्य संविधान संशोधन में जोड़े गए। जबकि 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसको दोस्तों 86वां संविधान संशोधन था, आप सभी जानते हैं 2002 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के जरिए जो 86वें संविधान संशोधन के जरिए 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों ये था आपका भी जो शिक्षा का अधिकार। नागरिकों का मूल कर्तव्य है कि भी जो 1976 में सरदार गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, उनमें 6 से 14 वर्ष, उनमें क्या दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का जो मौलिक कर्तव्य जो घर परिवार का माना गया है, यानी कि बच्चे के माता पिता का माना गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। पहले 10 थे, अब 11वां जोड़ा गया है। 11वां पूछ ले कौन सा? 11वां शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, कब जोड़ा गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन था भी, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। अगर आपसे मौलिक कर्तव्य पूछ लेना दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं, तो सोवियत संघ यानी रूस से ये लिए गए थे। बस इतना आपको ध्यान रखना है। महेंद्रगिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। महेंद्रगिरी जो पर्वत वो उड़ीसा के गजपति ज़िले में पराल खेमुंडी में मौजूद है। तो अगर आपसे पूछ ले ज़िले का नाम पूछा गया हो दोस्तों तो गजपति ज़िले, राज्य का नाम पूछा गया हो तो उड़ीसा राज्य में है यह पर्वत। इस पर्वत की जो दोस्तों धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर रामायण, महाभारत और पुराणों के साथ जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि महेंद्रगिरी पर्वत जो दोस्तों वो भगवान परशुराम की तप स्थली थी या तप की जगह थी। अगला क्वेश्चन आपका अभी जो पूछा गया था वो है, बिश्नोई समाज किस राज्य से संबंधित है। बिश्नोई अथवा विश्नोई उत्तर पश्चिमी भारत के पश्चिमी राजस्थान की एक पर्यावरण प्रेमी जो दोस्तों पर्यावरण प्रेमी है दोस्तों, यानी कि ये आपसे पूछ लें किस राज्य से संबंधित है। बस आपका आंसर इतना होना चाहिए था, अगर राज्य पूछें तो राजस्थान में है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान में, या फिर उत्तर पश्चिमी भारत में ऑप्शन हो इस तरीके से तो उत्तर पश्चिमी भारत आपका रहेगा। राज्य पूछा हो तो राजस्थान रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो देखिए, बुद्ध को सबसे पहले अगर ज्ञान की प्राप्ति पूछे तो बोध गया बिहार में हुई थी। कठोर साधना की उन्होंने दोस्तों कई वर्षों की। उसके बाद जो बुद्ध को भगवान बुद्ध को बोध गया बिहार में जो बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो और उनके जो वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए, यानी उनके बचपन का नाम पूछ लिया जाए तो सिद्धार्थ था। उनको ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? बोधि वृक्ष के नीचे। बोधि वृक्ष से पूछा जाता, बोधि वृक्ष को किसने कटवा दिया था? शशांक, ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि दिवस। आर्द्र भूमि दिवस पहले पूछ ले दोस्तों कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। लेकिन पूछा गया था इसकी थीम दोस्तों, इसकी थीम क्या थी? जो 2022 की इसकी थीम थी वो थी, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई है। लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई है। इसका विषय का उद्देश्य है कि कार्यों के महत्व को उजागर करना, उन कार्यों के महत्व को उजागर करना जो अपना
सुनिश्चित करते हैं कि आर्द्रभूमि सुरक्षित और स्थायी रूप से उपयोग की जा सकती है। अगला क्वेश्चन आपका है, विद्युत की बड़ी लाइन में कौन सी तार होती है? तो कॉपर की तार भी। अगला क्वेश्चन आपका है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी कितने डिग्री पर बनता है? तो 140 से 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सुनहरे को प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट ड्राई हाइड्रेट को लगभग 140 से 180 डिग्री पर गर्म करने पर हमारा क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये होता है CaSO4.12H2O। ये होता है दोस्तों कैल्शियम सल्फेट हाफ। कैल्शियम सल्फेट को हम बोलते हैं दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4.12H2O। आप इतना याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शीतकालीन ओलंपिक में 145 नंबर का खिलाड़ी कौन सा था? तो ये था भी 145 नंबर का खिलाड़ी था मोहम्मद आरिफ। इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन लगा दोस्तों कि शीतकालीन ओलंपिक में 145वें नंबर का खिलाड़ी, लेकिन कई बच्चों ने बताया सर क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया था कि शीतकालीन ओलंपिक में 145 नंबर का खिलाड़ी कौन था? तो मोहम्मद आरिफ। 2021 तक कितने भाषाओं में विश्वविद्यालय हैं? भाषाई विश्वविद्यालय कितने हैं 2021 तक? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा अपना 6 भाषाई विश्वविद्यालय हैं। अगला क्वेश्चन था, रोलट एक्ट 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया। तो देखिए, यह सत्याग्रह 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। रोलट एक्ट सत्याग्रह जो 1919 में दोस्तों क्या किस लिए चलाया गया था? अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम को लागू करने वाली ब्रिटिश सरकार के जवाब में किया गया था, जिसे रोलट एक्ट नाम दिया जाता है। रोलट एक्ट को दोस्तों बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून माना जाता था, क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह होने पर जो ना अंग्रेज पुलिस फोर्स के द्वारा पकड़ लिया जाता था। यह अधिनियम सर सिडनी रोलट एक्ट की अध्यक्षता में आया था दोस्तों। जब जो ना सर सिडनी रोलट एक्ट की अध्यक्षता में सेडिशन कमेटी की सिफारिशों के अधिकार पर या आधार पर जो है ना अपना रोलट एक्ट पारित किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, कौन सा रंग जो ना ज़्यादा विचलन करता है? तो ये कल भी सेम टू सेम क्वेश्चन आता, बैंगनी रंग ज़्यादा विचलन करता है और लाल रंग अपना कम करता है। उसके बाद फ्लेमिंग के दाएँ हाथ के नियम से पूछा गया था क्वेश्चन। फ्लेमिंग के दाएँ हाथ का नियम जो ना राइट हैंड जो नियम है दोस्तों, उसमें पूछा है, यदि इस नियम के अनुसार धारावाहिक चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ने की कल्पना करें कि अंगूठा चालक के समानांतर रहे, और यदि अंगूठे द्वारा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा व्यक्त होती है तो उंगलियों का घुमाव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहेगा। ये दोस्तों आपको इस लाइन से ध्यान रखना था कि भाई अंगूठा चालक के समानांतर रहना चाहिए और चालक द्वारा प्रवाहित धारा जो इस दिशा में व्यक्त होती है, उंगलियों का घुमाव भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। यानी कि जो अंगूठा है, सीधा सा क्वेश्चन इस तरीके से दिया होगा आपको ऑप्शन में, अंगूठा जो हो चालक प्रवाहित धारा को दिखाता है और उंगली जो है ना वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है दोस्तों। इस तरीके का आपका आंसर रहेगा, लेकिन मैंने पूरी डिस्क्रिप्ट तरीके से बताया इसलिए। तो उंगलियों का घुमाव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, लिंग निर्धारण में कौन सा मोशन आपका होता है? तो आर्द्रता, नमी और तापमान, इनमें से कोई एक ऑप्शन में आपको मिलेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड किसके द्वारा छोड़ता है? तो पेड़ भी देखिए, जैसे हम श्वसन करते हैं दोस्तों, सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और अंदर ऑक्सीजन लेते हैं। वैसे तो अंदर दोस्तों हम वायु लेते हैं, वायु में ऑक्सीजन की भी मात्रा होती है, तो CO2 भी अंदर जाती है, लेकिन वो फिर क्या दोस्तों, जब हमारे फेफड़ों में पहुंचती है तो वहाँ से जो ना वो बाहर निकल जाती है, क्योंकि हमारे फेफड़े शुद्ध ऑक्सीजन को लेते हैं, ब्लड के साथ जो मिलावट होती है उसकी ऑक्सीजन की, तो फिर वो पूरे शरीर में फैल जाता है। तो श्वसन हम करते हैं, वैसे ही पेड़ भी, पौधे भी श्वसन करते हैं, श्वसन के द्वारा वे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, PSLV सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो ने सोमवार को मिशन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C-52 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया था दोस्तों। ये मिशन इसरो का साल का पहला मिशन है। तो PSLV सैटेलाइट पूछा गया था किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-52 के द्वारा लॉन्च किया गया। 2021 में इंडिया यूथ किसने जीता? इस क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं मिले दोस्तों, तो आपको यदि किसी की शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, इसके आंसर आपको मिले हों, ऑप्शन मिले हों, तो आप इसका ऑप्शन भेज देना दोस्तों, आंसर मैं आपके कमेंट में पिन कर दूंगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, विकास एवं पंचायती राज मंत्री कौन है भारत सरकार में? तो गिरिराज सिंह जो है ना विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं। पंचायती राज से दोस्तों हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कल भी 2-3
कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मैंने आपको पंचायती राज के सॉल्यूशन से रिलेटेड बताए थे दोस्तों, जौहर शिफ्ट में पूछे गए थे। आज पूछ लिया गया पंचायती राज मंत्री कौन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी आर्टिकल 53 से पूछा गया है। आर्टिकल 53 अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा संघ की कार्यपालिका शक्ति जो न राष्ट्रपति में निहित होगी। अब कुछ आर्टिकल के जो न संबंध में मैं आपको बताता हूँ कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है, जो आगे आने वाले एग्जाम की शिफ्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं। उससे पहले दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिएगा, ताकि जिनका भी आगे आने वाली शिफ्टों में या फेज़ 2 में एग्ज़ाम है उनको शायद इस वीडियो से कुछ ना कुछ मदद हो सके। वीडियो को पूरा देखें और शेयर ज़रूर करें। देखिए अगला है भी आर्टिकल 49। ये क्या बताता दोस्तों, जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं या स्थान हैं और वस्तुएं जो भी हैं उनका संरक्षण, जैसे ताजमहल हैं दोस्तों राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है, तो हमें उनका संरक्षण वगैरह स्थानों जो और भी स्थान है उसके अलावा उनका भी संरक्षण वगैरह, साफ सफाई वगैरह, यानी कि कहीं ना कहीं उनको नुकसान न पहुँचाना। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण आर्टिकल 49 में आता है। उसके बाद अगला है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में है कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण, यानी कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग बताना, वो आर्टिकल 50 में आएगा। आर्टिकल 51 में आएगा भी आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ये दोस्तों आपके 36 से 51 DPSP यानी कि जो न राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है उनमें आपके ये आर्टिकल आते हैं। उसके बाद 51A आर्टिकल आता है आपका, आप सभी जानते हैं मूल कर्तव्य हैं 51A में। मूल कर्तव्य से पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, संख्या 10 है, 11वां कौन सा जोड़ा गया, टोटल 11 संख्या, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। उसके बाद 52 आर्टिकल में आपके भारत के राष्ट्रपति आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था LIC विश्व स्तर पर कौन सा सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड है। तो LIC जो ना विश्व स्तर पर अगर गणना की जाए तो 10वें नंबर पर आता है LIC। ब्रांड फाइनेंस के अनुसार LIC का बाजार मूल्य 2022 तक 43.40 लाख करोड़ रुपए यानी कि 59.21 अरब डॉलर का है। LIC की स्थापना आपसे पूछ ले तो 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना हुई थी। LIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, MR कुमार। अगला क्वेश्चन आपका है पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी PMC बैंक का मर्ज जनवरी 2022 में किस बैंक के साथ किया गया। तो ये किया गया भी यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी USFB के साथ है। अगला क्वेश्चन आपका है 1960 में सिंधु जल समझौता में भारत की पश्चिमी नदियों में हिस्सेदारी कितनी थी। तो भारत को सिंचाई, बिजली उत्पादन और परिवहन उद्देश्यों के लिए पश्चिमी नदियों के जो ना दोस्तों पश्चिमी नदियों के 20% पानी का उपयोग करने की अनुमति है। किसकी, सिंधु की दोस्तों। तो भारत को सिंचाई, बिजली उत्पादन, परिवहन उद्देश्यों के लिए पश्चिमी नदियों के 20% पानी का उपयोग करने की अनुमति थी। इसमें 3 नदियाँ आती हैं, पूर्वी नदी भी हैं इसमें दोस्तों, नदियों जैसे व्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत को, तथा 3 पश्चिमी नदियाँ सिंधु, चेनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था। यानी 3 नदियों के जो जल का हिस्सा दोस्तों वो पाकिस्तान के हिस्से में था और 3 का जो ना भारत के हिस्से में, जिससे में भारत में थी व्यास, रावी और सतलुज, पाकिस्तान में है दोस्तों सिंधु, चेनाब और झेलम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इस संधि पर कराची में दोस्तों 19 सितंबर 1960 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। तो सिंधु नदी जो जल बंटवारा है उसका विवाद अब भी फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच बना हुआ है, जिसको लेकर UN में उसकी वार्ता हो रही है। यानी UN में वो दोस्तों वो जो ना मुद्दा अभी छाया हुआ है, UN में उसकी बात चलती रहती है। तो इस संधि को विश्व बैंक पुनर्निर्माण और विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने मध्यस्थता की थी इस संधि पर। उसके बाद आगे चलते भी 1960 में सिंधु जल समझौता में भारत की पश्चिमी नदियों में हिस्सेदारी। तो भारत के देखिए 20% पानी का उपयोग करने की हिस्सेदारी है, वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया दोस्तों आपका। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम चलते हैं भाई महिला और बाल विकास मंत्री। महिला और बाल विकास मंत्री भारत सरकार में कौन है, पहले तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। तो ये है श्री स्मृति जुबिन ईरानी, स्मृति ईरानी आपकी रहेंगी महिला एवं बाल विकास मंत्री। महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा हेतु कौन सी योजना का शुभारंभ इन्होंने किया है। सबसे पहली बात ये दोस्तों कहाँ से अपनी MP हैं, तो अमेठी, ध्यान रखना भी अमेठी से दोस्तों ये हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या है राहुल गांधी को रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों। उसके बाद इन्होंने योजना का शुभारंभ किया है भाई आपका स्त्री मनोरक्षा परियोजना। स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ इन्होंने किया है मार्च 2022 में किया था। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नमामि गंगे योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है।
इसका मुख्य उद्देश्य मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। मुख्य उद्देश्य है गंगा की सफाई से संबंधित है। इसकी शुरुआत पूछ ले आप कब हुई थी? 10 जुलाई 2014 को इसकी शुरुआत हुई। मंत्रालय कौन से मंत्रालय में आता है? तो केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकलाप मंत्रालय के अंतर्गत ये दोस्तों जो योजना है या इसका मुख्य उद्देश्य है जी, ये आता है। अब देखिए नमामि गंगे जो वो उसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों मैंने आपको पहले बताया, गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करना और नदी को पुनर्जीवित करना, यानी पहले की तरह दोस्तों उसका विश्वास बनाना कि हाँ भी गंगा नदी हमारी गंगा माँ के समान है। आजकल तो दोस्तों प्रदूषण के कारण जो है ना, जैसे यमुना भी प्रदूषित, अपनी गंगा भी प्रदूषित है। तो प्रदूषित के कारण दोस्तों बहुत सारी जो है ना विविधताएँ, बहुत सारे नाम इसको दिए गए हैं। लेकिन जो नमामि गंगे योजना चलाई गई थी उसके तहत गंगा नदी की सफाई जो है ना उसके लिए जो ये कार्यक्रम किया गया था। इस योजना की शुरुआत में दोस्तों शुरू में 2037 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य 2020 रखा गया था, लेकिन अब तक दोस्तों मैं बताऊं आपको नमामि गंगे योजना चल रही है, इसका पूरी तरीके से जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं कर पाई है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द हाईएस्ट NFT होल्डर इन इंडिया? तो अमिताभ बच्चन जो ना NFT होल्डर हैं दोस्तों 7.18 करोड़। अलैंगिक प्रजनन से ही सम्मिलित है। हाइड्रा और यीस्ट में मुकुलन होता है। द्विखंडन अमीबा और पैरामीशियम लेशमेनिया आदि हैं। बहुविखंडन प्लाज्मोडियम है। ये आपके सही थे दोस्तों। उसके बाद मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति से दोस्तों बहुत सारे आपके अलग पॉइंट भी बनेंगे, लेकिन क्वेश्चन इतना ही पूछा गया था मकर संक्रांति किस महीने में मनाया जाता है, तो आंसर रहेगा जनवरी महीने में। अब अलग अलग राज्य में अलग अलग क्वेश्चन मकर संक्रांति से बनता है। पश्चिम बंगाल में मकर संक्रांति के त्यौहार को पौष संक्रांति के रूप में मनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। गुजरात में मकर संक्रांति के त्यौहार को सूर्य उत्तरायण के नाम से मनाते हैं, यानी कि सूर्य उत्तर की तरफ आता है तब गुजरात में क्या है ना उसे मकर संक्रांति मनाते हैं, जो सूर्य उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को मकर संक्रमण के नाम से दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में जाना जाता है। मकर संक्रमण इसके नाम से जाना जाता है दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में। किसको? मकर संक्रांति त्यौहार को। अगला है मकर संक्रांति को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में विशेषकर असम में इस दिन को बिहू त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, यानी जो असम का त्यौहार है बिहू दोस्तों उसको क्या मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका अभी, प्रोपेन में कार्बन की संख्या 3 है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? तो हाइड्रोजन की संख्या आपकी होगी भी 8 है। बेंजीन की संरचना कैसी होती है? तो बेंजीन की आप देखिए फिगर से भी क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो बेंजीन की श्रृंखला जो संरचना वो अभी C6H6, ये आप देख सकते हैं अभी C वैल्यू 6 है और H वैल्यू 6 है, तो एक के साथ एक का जोड़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा भाई, बेंजीन के बाद एक सेकंड रुकिएगा। तो बेंजीन के बाद अगला क्वेश्चन आपका भी, किस संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया? पहले भी एक क्वेश्चन आया 86वां संशोधन अधिनियम 2002 में। इसको दोस्तों क्या है, शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था आर्टिकल 21A में और मौलिक कर्तव्य 51A में। 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, ये उनका क्या है मौलिक अधिकार है दोस्तों, राइट टू एजुकेशन है। किस पंचवर्षीय योजना में लाइसेंस उद्योग के लिए लाइसेंस राज की शुरुआत की गई? यानी कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें उद्योग लगाने के लिए जो है ना वो लाइसेंस की ज़रूरत स्वीकार की गई, यानी जो ना लाइसेंस की शुरुआत की गई? तो भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना और औद्योगिक नीति संकल्प 1956, जिसने सार्वजनिक क्षेत्र और लाइसेंस राज के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। ये ख़त्म कब हुआ दोस्तों लाइसेंसी सिस्टम? तो ख़त्म हुआ भी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई 1991 में। औद्योगिक नीति ने भारत में औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त कर दिया। 8वीं पंचवर्षीय योजना में पूछा जा सकता है, शुरुआत पूछ ली है दूसरी में तो ख़त्म पूछ सकता है आने वाली शिफ्टों में। कब? 8वीं पंचवर्षीय योजना में कौन सी नीति आई थी? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी दोस्तों 1991 में। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव एवं उनका तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत पूछी जाती बहुत बार, किसने की थी? मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे PV नरसिम्हा राव की सरकार में। कब? 1991 में। अगला क्वेश्चन है, रेड सैंडर्स या रेड सैंडलवुड वृक्ष भारत में कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अभी आंध्र प्रदेश के अंदर। जनवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने रेड सैंडर्स या रेड सैंडलवुड को एक बार फिर से अपनी रेड लिस्ट में लुप्तप्राय श्रेणी में वर्गीकृत किया। यानी रेड लिस्ट दोस्तों वो होती है जिसमें जो ना प्रजाति किसी भी पक्षी वगैरह या
पशु वगैरह की प्रजाति या पेड़ पौधे वगैरह की जो प्रजाति है वो जो ना लुप्त प्राय यानी बहुत कम होती जा रही है, कहीं कहीं पर मिलती, तो उसको रेड लिस्ट में दर्शाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था आपका, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस की क्रिया करवाई जाती है? तो क्लोरीन की क्रिया करवाई जाती है ब्लीचिंग पाउडर से। कल ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला पूछा गया था, आज पूछ लिया गया किस गैस की अभिक्रिया से जो ना ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है? तो क्लोरीन। कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सा गैस निकलता है? यानी जब कोयला आधा जला होता है या आधा जला हुआ कोयला होता है तो उससे कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। दोस्तों ये बहुत जहरीली गैस होती है, आपने देखा होगा कई बार जब अंगीठी जलाते हैं, अंगीठी से रिलेटेड इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने घर के अंदर अंगीठी जलाकर जो है ना कई बार सो जाते हैं हम, तो सुबह दम घुटा हुआ मिलता है या व्यक्ति की मृत्यु हुई मिलती है, वो किस कारण मिलती है? तो वहाँ पर जो है ना कमरे के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होती है उसको दोस्तों क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। जो आग जलती है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलती है, लेकिन जब आग बुझ जाती है तो धुआं उठता हो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी जहरीली एक विषैली बन जाती है जो हमारे सांस में चली जाती है और हमें हमारा दम घुट जाता है, जिससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन आपका अभी 1813 का एक्ट कौन सा था? तो 1813 का एक चार्टर अधिनियम एक्ट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आई थी। इसमें क्या था दोस्तों? इसमें था भी चाय और चीन के साथ इसके व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। पौधे को कम ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहले ऑप्शन में आपको ये मिला होगा कि पौधे स्वपोषी जीव हैं जो अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं और सौर ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। दूसरा यहाँ से मिलता है भी पौधे जानवरों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, इसलिए उनकी ऊर्जा कम खपत होती है। पौधे में स्क्लेरन काइमा कोशिका के रूप में मृत कोशिकाएँ होती हैं जिन्हें रख रखाव के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद अगले कुछ क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट से पूछे गए थे दोस्तों। राष्ट्रीय फुटबॉल महिला चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ था? केरल के अंदर। दिसंबर में रजनीकांत जी को कौन सी फिल्म के लिए मिला टैग से संबंधित प्रश्न एक पूछा गया था। एक टैग मिला दोस्तों, कौन सी संबंधित फिल्म से? इस तरीके का प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न पूरा नहीं मिला दोस्तों, तो जानेंगे इसको बाद में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है? ये राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। 52 में राष्ट्रपति था तो 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया? ये पहले भी बताया, 86वां संविधान संशोधन 2002 में। शक्ति की कौन सी यूनिट है यानी पावर की यूनिट कौन सी है? इस कौन सी नहीं है दोस्तों, ये पूछा गया था। अगर पूछ लेता पावर की यूनिट कौन सी है तो वाट हमारा आंसर होता, लेकिन कौन सी नहीं है तो ये आपको ऑप्शन से बताना था। ऑप्शन इस क्वेश्चन के नहीं मिले थे, तो इसलिए आप ध्यान देना भी कौन सी है और कौन सी नहीं है। पौधे को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य के प्रकाश से, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश में अपना खाना बनाता है और खाने से ऊर्जा प्राप्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को किसका पावर बैंक कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस या पावर बैंक कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित मैंने बताया दोस्तों, प्रश्न क्या था कि अपना जो ना गंगा नदी से जो सफाई वगैरह से संबंधित आपका था नमामि गंगे जो एक कार्यक्रम चलाया गया था 2010 के अंदर। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी 1813 का चार्टर एक्ट मैंने आपको बताया भी, ब्रिटिश अधिपत्यों का ब्रिटिश संप्रभुत्व समाप्त करना, पुनः स्थापित करना और चीन के साथ चाय के व्यापार पर एकाधिकार रोक और कंपनी का एकाधिपत्य स्थापित करना। प्रदूषण मंत्री बता दिया श्री तन्मय कुमार हैं, पहले पूछा गया था कौन सा दोस्तों? एक दूसरा मंत्री बताना जो पहले इससे पहले पूछा गया, आपको कमेंट करना कौन सा मंत्रालय इससे पहले पूछा गया था। गिरिराज कुमार, उनके पास कौन सा मंत्रालय, ये मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन में ही बताया था कि कौन से मंत्री हैं, तो कमेंट करके बताना श्री गिरिराज कुमार कौन से मंत्री हैं भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये हो चुके हैं भाई आपके, तो दोस्तों यही क्वेश्चन थे आज भाई जो आपके 24 तारीख आरआरबी ग्रुप डी की तीनों शिफ्टों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे आपने देखे होंगे दोस्तों। जो क्वेश्चन पहली शिफ्ट में आ जाता है उससे थोड़ा सा रिलेटेड तीसरी शिफ्ट में या दूसरी शिफ्ट में भी क्वेश्चन दे दिया जाता है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों हमारा आप सभी के लिए बस एक ही यही रहता कि भी सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 10-11 बजे तक दोस्तों आप सभी को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना, क्लासेस देना, वही क्लासेस जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। तो आपका भी एक दायित्व बनता है दोस्तों, एक जिम्मेवारी बनती है कि वीडियो को पूरा देखें भी, चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर नहीं किया तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मिलेंगे एक बार फिर से नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, धन्यवाद।